नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर की सीरीज में आज टंगस्टन फिलामेंट लैंप की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशंस के बारे में थ्योरी की समझ बनाते हैं और जो अलग अलग परीक्षाओं में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए हैं उन्हें भी समझते हैं। अगर ये लर्निंग वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। शुरू करते हैं। टंगस्टन फिलामेंट लैंप या टंगस्टन का तंतु लैंप जैसे यहाँ चित्र में दिखा रहे हैं, उसमें टंगस्टन धातु का एक पतले काट क्षेत्रफल का कोइल्ड तंतु फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है और इस फिलामेंट को मोलिब्डेनम के सपोर्ट पे टिकाकर एक गैस भरे हुए कांच के इस खोल एनवलप में रख दिया जाता है। शुरुआत में ईस्वी सन 1890 में जब एडिसन ने पहली बार इस तरह के तप्त तंतु लैंप बनाए थे तो टंगस्टन के पतले तार और तंतु बनाने की तकनीक उपलब्ध नहीं थी। कार्बन का गलनांक सर्वाधिक अधिक होने के कारण कार्बन के तंतु के साथ इस तरह के बल्ब बनाए गए थे, लेकिन कार्बन के वाष्पन से यहाँ कांच के खोल में कार्बन का डिपॉजिट होना तंतु के ल्यूमन आउटपुट को तेजी से घटाता था। तंतु लैंप की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, ल्यूमन एफिशिएंसी भी कम थी और बाद में जब हमें टंगस्टन के पतले तार और तंतु बनाना आ गया तो कार्बन फिलामेंट की बजाय हमने टंगस्टन फिलामेंट लैंपों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। टंगस्टन एक तन्य डक्टाइल मेटल है जिसके पतले तार बनाकर तंतु बनाना आसान है। इसका सभी धातुओं में सबसे अधिक गलनांक है और इसका गलनांक 3000 केल्विन तक ऊंचा है। इसमें अच्छी यांत्रिक सुदृढ़ता भी है। पतले तार भी कंपन और यांत्रिक झटकों को सहन कर सकते हैं और जब इस तरह के तंतु में बाहर से विद्युत आपूर्ति देकर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो तंतु के प्रतिरोध में धारा प्रवाह से ऊष्मा उत्पन्न होती है और जब तंतु कम ताप पे होता है तो वो केवल ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, लेकिन जब तंतु का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस या अधिक किया जाता है तो वो ऊष्मा के साथ साथ अच्छी मात्रा में 10 से 15% प्रकाश विकिरण भी उत्सर्जन करने लगता है। इस तरह के हम तप्त तंतु इनकंडेंस लैंप को ताप के विकिरण उत्सर्जन करने वाले लैंप भी कहते हैं और इनका इस्तेमाल हम जनरल लाइटिंग सर्विस, सामान्य प्रकाश सेवा देने वाले लैंप के रूप में GLS इन्हें कहते हैं, जनरल लाइटिंग सर्विस लैंप के रूप में पिछले 150 सालों से कर रहे हैं। परीक्षाओं में प्रकाश स्रोत लैंप के कार्य सिद्धांत पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेजी में प्रश्न है विच लैंप गिव्स डायरेक्ट लाइट व्हेन इट्स फिलामेंट इज हीटेड। वो कौन से लैंप हैं जो सीधे प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं जब उनके तंतु फिलामेंट को गर्म किया जाता है। तो हमने जाना कि जो हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैंप है या दूसरे तप्त तंतु लैंप है, इनकंडेंस लैंप है जो मेटल हैलाइड प्रकार के भी हो सकते हैं। इनमें जब हम किसी तंतु में विद्युत धारा भेजकर जूल हीटिंग करते हैं और ताप अत्यधिक अधिक हो जाता है तो अवरक्त इंफ्रारेड विकिरणों के साथ साथ अच्छी मात्रा में दृश्य विकिरण भी उत्पन्न होते हैं और उनसे हमें देखने के आभास होने से इस तरह के तप्त तंतु लैंप को हम जनरल लाइट सर्विस में सामान्य रूप से प्रकाश उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। जो कार्बन आर्क लैंप हैं उनमें 2 कार्बन इलेक्ट्रोड के बीच में उच्च विभवांतर लगाकर विद्युत विसर्जन से अत्यधिक तेज 3000 केल्विन जैसी ताप स्थितियां बना देते हैं और उन विकिरणों को एक अच्छे परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित करके सिनेमा प्रोजेक्टर के लिए हम इस्तेमाल करते रहे हैं। गैस डिस्चार्ज लैंप गैसों में विसर्जन से प्रकाश की उत्पत्ति भी व्यावसायिक रूप से बहुत सफल प्रकाश स्रोत का कार्य करती है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत विसर्जन से जब इलेक्ट्रॉन इस आयनित माध्यम में आवागमन करते हैं तो इस नलिका के अंदर भरी हुई गैस के अणुओं से उनके टकराव से गैस के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं और उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन जब वापस निम्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करते हैं तो विकिरण के रूप में दृश्य प्रकाश भी उत्पन्न हो सकता है। तो चाहे हमारी प्रतिदीप्ति नलिका लैंप हो, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट हो या इसका कॉम्पैक्ट वर्जन कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL हो या सोडियम या मर्करी वेपर लैंप्स हो या फिर हमारी नियोन की लैंप या नियोल नलिकाएं हो, ये सभी गैसों में विसर्जन से प्रकाश उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं और यहाँ हमें तंतु को गर्म करने से प्रकाश उत्पन्न करने वाले स्रोत के बारे में पूछा गया था। तो हमारा A विकल्प तप्त तंतु लैंप या इनकंडेंस लैंप सही विकल्प हो गया है।
आज का दूसरा प्रश्न बहुत सरल है। विच लैंप इज जनरली यूज फॉर लाइटिंग पर्पस। जो विकल्प हमें दिए हैं उनमें कौन सा लैंप सामान्य रूप से प्रकाश उत्पन्न हेतु हम प्रयोग में लेते हैं। तो जो सस्ता सरल संरचना वाला सापेक्षतः किसी भी दूसरे लैंप से बेहतर परफॉर्म करने वाला जो टंगस्टन तंतु लैंप है वो जनरल लाइटिंग सर्विस GLS प्रकार का लैंप कहलाता है। और हम इसका पिछले 150 सालों से अलग अलग रूपों में तंतु में उत्पन्न ऊष्मा के ताप से जो रोशनी आ रही है उससे प्रकाश व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप है वो सामान्य रूप से प्रकाश उत्पन्न करने वाला लैंप कहलाता है। वो जनरल लाइटिंग सर्विस लैंप GLS प्रकार का लैंप है। अगर यहाँ टंगस्टन तंतु के बजाय कार्बन तंतु का इस्तेमाल किया जाए तो तंतु से कार्बन का वाष्पन आंतरिक परत पर जमने से प्रकाश उत्सर्जन की दक्षता घटती है, तंतु की लाइफ भी ज्यादा नहीं है। लेकिन ऐसे कार्बन तंतु लैंप में एक ऋणात्मक प्रतिरोध गुण है और उस गुण का इस्तेमाल हम बैटरी चार्जिंग के सिस्टम्स में धारा नियंत्रण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कार्बन तंतु लैंप का प्रयोग हम बैटरी चार्जिंग सिस्टम्स में कर सकते हैं। वहीं दो कार्बन इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत विभवांतर से विसर्जन आर्क पैदा करके जो ताप और विकिरण पैदा होते हैं उन्हें परावर्तित करके सिनेमा प्रोजेक्शन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे तो कार्बन आर्क लैंप भी रोशनी पैदा करता है, लेकिन ये सामान्य उपयोग का जनरल पर्पज लैंप नहीं है। कार्बन तंतु लैंप दीर्घायु नहीं है, उत्सर्जन की दक्षता अच्छी नहीं है, बहुत अधिक ल्यूमन भी उत्सर्जित नहीं करता, तो इसका भी सामान्य उपयोग नहीं है। इन दिनों कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स और फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स इन्हें प्रतिस्थापित कर रही हैं और LED लैंप भी प्रचलन में आ रहे हैं। तो सामान्य रूप से प्रकाश उत्पन्न हेतु हम टंगस्टन तंतु लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, LED या CFLs का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ B ऑप्शन हमारा सही विकल्प हो गया है। पतले टंगस्टन तार के कॉइल्ड कॉइल फॉर्मेट में बना हुआ तंतु को हम दो मोलिब्डेनम के तारों से बीच में सहारा प्रदान करते हैं और इन मोलिब्डेनम तारों में हल्का स्प्रिंग जैसा गुण भी है ताकि हम बल्ब के फिलामेंट को यांत्रिक झटकों, कंपन और दोलनों से बचा सके। फिलामेंट में विद्युत धारा का प्रवाह स्टील पर निकल चढ़े हुए इन लीड इन वायर से दिया जाता है और ये जो स्टील का लीड वायर है वो एक ग्लास नलिका जिसे हम स्टेम कहते हैं उसके अंदर से आता है और इसी ग्लास स्टेम ट्यूब के अंदर एक निर्वात नलिका भी बनाई हुई होती है और इस एग्जॉस्ट ट्यूब की मदद से 40 वाट से छोटे शक्ति के जो हमारे लैंप होते हैं उनमें निर्वात उत्पन्न किया जाता है और दूसरे लैंप में नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरी जाती है। बल्ब के ग्लास एनवलप को एक एल्युमिनियम कैप से जोड़ा जाता है और इस एल्युमिनियम कैप पे एक स्टील पे कॉपर प्लेटिंग किए हुए कनेक्शन बाहर निकाले जाते हैं। एल्युमिनियम या ब्रास की कैप जिसपे पिन या ग्रूव्स कटे हुए होते हैं वो बल्ब को बल्ब होल्डर में फिक्स करने का काम करती है और बल्ब का जो ग्लास एनवलप है उसे यहाँ एक विशेष प्रकार की सीमेंट के साथ ग्लास बल्ब को एल्युमिनियम कैप से जोड़ा जाता है। होल्डर में बल्ब के साथ संपर्क बनाने वाले ये जो कॉन्टेक्ट टर्मिनल्स हैं इन्हें एक दूसरे से और एल्युमिनियम कैप से हम एक काले रंग के ग्लास जिसे विट्राइड कहते हैं उसकी मदद से कुचालित रखा जाता है और ये विट्राइड काला ग्लास जो है वो बहुत ऊंचे ताप पे भी जो कांटेक्ट पर बनते हैं उन पर भी कुचालन क्षमताओं को बरकरार रखता है। जो अधिकांश घरेलू सामान्यतः रोशनी के लिए इस्तेमाल होने वाले जो जनरल लाइटिंग सर्विस के जो लैंप हैं हमारे उनमें इस तरह से दो पिन बाहर निकली हुई बायोनेट कैप प्रकार की कैप लगाई जाती है और इन्हें BC बायोनेट कैप टाइप के लैंप कहा जाता है। फिलामेंट बनाते समय एल्युमिनियम के पतले तार से एक कुंडली बनाई जाती है और फिर इस कुंडली को भी पुनः कुंडलित करके ये कुंडलित कुंडली रूप में कॉइल्ड कॉइल फॉर्मेट में फिलामेंट को बनाया जाता है और एक छोटी सी 1 मिलीमीटर दूरी में किस तरह से कुंडलित कुंडली फिलामेंट के कुंडलियां हैं उन्हें एक आवर्धित चित्र में यहाँ दिखाया हुआ है। इस तरह से कुंडलित कुंडल संरचना करने से तार का ऊष्मा उत्सर्जन वाला बाह्य क्षेत्र कम हो जाता है और ऊष्मा के उत्पादन करने वाले फिलामेंट की लेंथ सघन हो जाती है। तो हमारी ताप में सघनता से फिलामेंट के ताप में वृद्धि हो जाती है और बढ़े हुए ताप पर जब हम फिलामेंट को इस्तेमाल करते हैं तो फिलामेंट की प्रकाश उत्सर्जन दक्षता बढ़ जाती है और वो अधिक प्रकाश का उत्सर्जन करते हुए लैंप की ल्यूमन एफिशिएंसीज को भी बढ़ा देता है और इस तरह की कॉइल्ड कॉइल फिलामेंट को मोलिब्डेनम के केवल 2 सपोर्ट पे ही हम टिका सकते हैं। तो हमारे फिलामेंट को यांत्रिक बचाव देने के लिए जो सपोर्ट की आवश्यकता है वो भी कॉइल्ड
कॉइल फिलामेंट में कम हो जाते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि जो कॉइल्ड कॉइल लैंप फिलामेंट हम इस्तेमाल करते हैं उसका मेन एडवांटेज क्या है, कुंडलित कुंडली लैंप फिलामेंट का मुख्य लाभ क्या है। तो पहला विकल्प है कि इसका गलनांक उच्च हो जाता है। ये सही कथन नहीं है। जो कुंडली का पदार्थ है फिलामेंट तार के लिए टंगस्टन, उसके स्वयं का मेल्टिंग पॉइंट अधिक है, तो पदार्थ का जो चयन है वो मेल्टिंग पॉइंट से संबंध रखता है। संरचना का कुंडलित कुंडली करने गलनांक से कोई संबंध नहीं रखता। ये दूसरा एक सही विकल्प है। हमारा प्रकाश का जो उत्पादन हो रहा है या लाइट जो निर्गत हो रही है लैंप से, उसका मान कुंडलित कुंडली संरचना से बढ़ जाता है। और उसका कारण ये है कि जब हम कुंडलित कुंडली संरचना फिलामेंट के बनाते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न करने वाले तार के सिरे सघन हो जाते हैं और ऊष्मा का उत्सर्जन जो वातावरण में हो रहा है वो क्षेत्रफल कम होने से कम हो जाता है। फलतः कार्यकारी ताप अधिक हो जाता है और एक लैंप अधिक ताप पे अधिक मात्रा में दृश्य प्रकाश उत्सर्जन करने लगता है। तो हमारा जो प्रकाश का उत्पादन है, लाइट का आउटपुट है, वो कुंडलित कुंडली लैंप संरचना से बढ़ जाता है। तो ये बी एक सही विकल्प है। हम लैंप को कम विभव पर भी चला सकते हैं, ये कोई सही विकल्प नहीं है। कम विभव के लैंप से अगर हमें ज्यादा रोशनी पैदा करनी है तो उसे अधिक धारा पे इस्तेमाल करना होगा और उसके लिए हमें मोटे फिलामेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो ऑटो लैंप्स होते हैं उनमें अक्सर हम इस तरह की संरचना इस्तेमाल करते हैं और वहां कुंडलित कुंडली संरचना नहीं इस्तेमाल होती। कुंडलित कुंडली लैंप का कोई शक्ति व्यय में कमी संबंध नहीं है, लेकिन निश्चित है कि जब कुंडलित कुंडली लैंप संरचना से कार्यकारी ताप बढ़ता है, अधिक दृश्य प्रकाश उत्पादित होता है, तो हमारे लैंप की ल्यूमन दक्षता बढ़ जाती है और लैंप उसी वोल्टेज पे काम करते हुए अधिक प्रकाश का उत्सर्जन कर लेता है। तो यहाँ बी हमारा एक सही विकल्प है। अगर यही ऑप्शन में ल्यूमन दक्षता में वृद्धि होती है वो भी अगर विकल्प होता तो वो भी एक सही विकल्प होता। एक गर्म टंगस्टन तंतु वातावरण की हवा के संपर्क के साथ तुरंत ऑक्सीकृत होकर डैमेज हो सकता है। तो शुरुआती टंगस्टन फिलामेंट लैंप और आज भी जो कम वोल्टेज के 40 वॉट से कम शक्ति के जो टंगस्टन लैंप होते हैं उन्हें हम निर्वात के वातावरण में इस्तेमाल करते हैं और फिलामेंट के चारों तरफ सभी प्रकार की गैस को स्टेम के बीच में जो एग्जॉस्ट नलिका बनी हुई है उसके मार्फत बाहर निकाल लेते हैं। और ऐसे लैंपों में जब टंगस्टन फिलामेंट को हम 2000 डिग्री सेल्सियस या ज्यादा ताप पर इस्तेमाल करते हैं तो टंगस्टन सतह से वाष्पित होना शुरू हो जाता है। हालांकि टंगस्टन का गलनांक बहुत ऊंचा है, लेकिन निर्वात की स्थितियों में कम ताप पे भी सतह से टंगस्टन का जो वाष्पन है वो न केवल बल्ब के आंतरिक परत पे जमकर ल्यूमन आउटपुट को घटाता है, यहाँ इस फिलामेंट में किसी खास जगह पे जब काट क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो उस संकीर्ण भाग में बढ़े हुए प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पादन भी अधिक हो जाएगा और ऐसी कमजोर स्थितियों पर टंगस्टन का फिलामेंट गर्म होके ब्रेक या फ्यूज हो सकता है। तो टंगस्टन लैंप की अच्छी कार्यकारी आयु बनाने के लिए हम निर्वात की बजाय सभी उच्च शक्तियों के जो टंगस्टन लैंप हैं उन्हें एक निष्क्रिय गैस के आवरण में इस्तेमाल करते हैं और हम वायुमंडल दाब से कुछ अधिक दाब पे ऑर्गन जो बड़ा हिस्सा है 93% और अल्प मात्रा में नाइट्रोजन 7% के संयुक्त प्रकार के इनर्ट गैस वातावरण में टंगस्टन तंतु का इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा गैस की प्रेजेंस है वो टंगस्टन के सतह से वाष्पन को घटा देती है। निर्वात की तुलना में अब हम फिलामेंट को उच्च ताप पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और निष्क्रिय गैस का आवरण तंतु के साथ किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया करके ऑक्सीडेशन भी नहीं करेगा, तो तंतु की उम्र भी अच्छी हो जाएगी। और ऐसे सभी गैस से भरे हुए तंतु लैंप को हम 2300 से ज्यादा ताप पर जब इस्तेमाल करते हैं तो प्रति वॉट इनका ल्यूमन आउटपुट बढ़कर 12 से 15 ल्यूमन जैसा अधिक हो जाता है। तो हमारी लैंप की दक्षताएं बढ़ जाती हैं अगर हम उसे इनर्ट गैस के वातावरण में इस्तेमाल करते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है व्हाट इज वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैंप। इस प्रकार के जो टंगस्टन धातु के फिलामेंट के बने हुए तंतु लैंप होते हैं उनका कार्यकारी तापमान क्या है। तो अगर हम विकल्पों का अध्ययन करें तो ये एक हल्का विवादास्पद प्रश्न हो गया है। अगर हमारा फिलामेंट बल्ब कम वोल्टेज का 40 वोल्ट से भी कम शक्ति क्षमता का निर्वात के साथ इस्तेमाल होने वाला निर्वात बल्ब है तो हम फिलामेंट को 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ऐसे बल्ब कम ताप पर इस्तेमाल होते हुए बहुत अधिक मात्रा में अवरक्त विकिरण ऊष्मा विकिरण उत्सर्जित करते हैं और दृश्य विकिरण कुल विकिरणों के 10% से भी कम होते
होते हैं और ऐसे लैंप की ल्यूमन दक्षता भी कम होती है। तो छोटे शक्तियों के जो लैंप हैं जो निर्वात के साथ इस्तेमाल होते हैं उनमें टंगस्टन तंतु लैंप का कार्यकारी ताप 2000 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। लेकिन बड़ी शक्तियों के जो हमारे लैंप है 60 वाट 100 वाट या अधिक, उन्हें हम यहाँ निष्क्रिय गैस के आवरण के साथ इस्तेमाल करते हैं और टंगस्टन के फिलामेंट में गैस का दबाव वाष्पीकरण को रोक देता है, किसी भी प्रकार के ऑक्सीडेशन को भी उच्च ताप पे नहीं होने देता। तो हम हमारे कार्यकारी ताप को 2300 डिग्री सेल्सियस या अधिक भी कर सकते हैं। तो हमारे गैस भरे हुए फिलामेंट लैंप जो टंगस्टन तंतु का इस्तेमाल करते हैं उनका कार्यकारी ताप यहाँ डी विकल्प 2300 डिग्री सेल्सियस या कुछ अधिक हो सकता है। आज का 5वां प्रश्न भी पिछले प्रश्न की भांति है। जो निर्वात वाले वैक्यूम बल्ब हैं उनमें जो टंगस्टन फिलामेंट का उच्च ताप पर कार्य करने पर 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो वाष्पीकरण शुरू हो जाता है, उस वाष्पीकरण की दर को कम कैसे किया जा सकता है। जो कम शक्तियों के निर्वात बल्ब उनमें टंगस्टन के वाष्पीकरण को कम रखने के लिए कार्यकारी ताप को कम रखा जाता था। ऐसा कोई विकल्प यहाँ नहीं दिया हुआ है। बल्बों में निर्वात की बजाय किसी निष्क्रिय गैस को जब भर देते हैं, जब कोई अक्रिय गैस बल्ब के कांच वाले आवरण के अंदर भर दी जाती है तो वो अपने दबाव से टंगस्टन के वाष्पीकरण की दर को कम कर देती है और ऐसी स्थिति में हम टंगस्टन फिलामेंट को उच्च ताप 2300 डिग्री सेल्सियस तक के ताप पर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे कुल विकिरणों में दृश्य प्रकाश के विकिरण का भाग बढ़ जाता है। लैंप की ल्यूमन एफिशिएंसी भी 8 या 10 ल्यूमन पर वॉट से बढ़कर 12 से 15 ल्यूमन पर वॉट तक आ जाती है। यहाँ जो दूसरे अन्य विकल्प हैं, बल्ब में विसर्जन आर्क उत्पन्न करने का बल्ब के कार्य सिद्धांत से कोई संबंध नहीं है। तंतु के प्रतिरोध को घटाने या बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर पे कोई असर नहीं आएगा। वस्तुतः वाष्पीकरण की दर फिलामेंट में उत्पन्न ऊष्मा और ताप पर निर्भर करती है और या तो हम कार्यकारी ताप को घटाकर या चारों तरफ अक्रिय गैस का आवरण बनाकर वाष्पीकरण की दर को कम किया जा सकता है। तो यहाँ ए हमारा सही विकल्प है। जो घरों में सामान्य प्रकाश सेवा के लिए, जनरल लाइटिंग सर्विस के लिए, GLS के लिए हम फिलामेंट तंतु लैंप का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कैप के साथ दो इस तरह की पिनें इसी डिजाइन के बल्ब होल्डर में लैंप को फिक्स कर देती है और इस तरह के कैप वाले बल्ब को बायोनेट कैप BC प्रकार के लैंप कहते हैं। वहीं जो बल्ब और इस तरह के एडिशन स्क्रू कैप वाले जो लैंप हैं उन्हें हम ज्यादा 300 वोल्ट से अधिक शक्तियों के साथ स्पॉट लाइट्स में इस्तेमाल करते हैं, जहां लैंप की जो स्थिति है होल्डर में इस कॉन्टैक्ट के साथ और ये जो कैप के किनारे हैं उनके बीच में दो कॉन्टैक्ट बनते हैं और ये कॉन्टैक्ट के रेजिस्टेंस को भी कम कर देती हैं और हाई वोल्टेज पे कॉन्टैक्ट पे जो ज्यादा करंट से एक्स्ट्रा हीट पैदा होने वाली है उसको भी कम कर देती हैं और लैंप की पोजीशन को भी ज्यादा सही तरीके से होल्डर में फिक्स कर देती है। ध्यान रहे, बायोनेट कैप वाले लैंप केवल बायोनेट कैप प्रकार के होल्डर में ही इस्तेमाल हो सकते हैं और इन दिनों हमारे यहाँ जो LED लैंप्स भी हम जनरल लाइटिंग सर्विस पे इस्तेमाल करते हैं उनको इसी तरह की BC बायोनेट कैप प्रकार के रूप में बनाया जाता है ताकि वो सामान्य फिलामेंट लैंप वाले बल्ब होल्डर में ही LED लैंप की भी फिक्सिंग की जा सके। वहीं जो सिनेमेटोग्राफी और फोटोग्राफी में स्पॉटलाइट्स का इस्तेमाल होता है वहां पे हम एडिशन कैप प्रकार के लैंप और लैंप होल्डर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लैंप के जो दो कॉन्टैक्ट है, एक यहाँ बीच में कैप में कॉन्टैक्ट से और एक ये कैप के जो थ्रेड्स हैं उनके बीच में फिलामेंट के दो कॉन्टैक्ट होल्डर में फिलामेंट को इलेक्ट्रिक सप्लाई बनाने का काम करते हैं। एक जनरल लाइटिंग सर्विस वाले टंगस्टन फिलामेंट लैंप का सामान्य प्रकाश सेवा वाले टंगस्टन फिलामेंट लैंप की रेटेड लाइफ लगभग 1000 घंटे है, जो किसी भी दूसरे प्रकार के प्रकाश स्रोत की तुलना में काफी कम है। और ये जब हम लाइफ 1000 घंटे गिन रहे हैं तो इसका मतलब है कि किसी एक लैंप के समूह में 50% लैंप 1000 घंटे के कार्य के बाद कार्यकारी नहीं रहेंगे और हमारी उपयोगी लैंपों की संख्या आधी ही रह जाएगी। और ये जो 1000 घंटे हम फिलामेंट लैंप के लिए कार्यकारी आयु काल देख रहे हैं, ये तब है जब बल्ब को एक सामान्य निर्धारित वोल्टेज पे इस्तेमाल किया गया है और उसे किसी भी प्रकार के यांत्रिक झटके, कंपन या दोलनों से भी बचा कर रखा गया है। ध्यान रहे, अगर एक लैंप को निर्धारित विभव से उच्च विभव पे इस्तेमाल करते हैं या उस पर यांत्रिक झटके या कंपनों का प्रयोग होता है तो उसके कार्यकारी जीवन काल में कमी आ जाएगी। अगर एक लैंप को उसकी निर्धारित लैंप वोल्टेज के बराबर 100% वोल्टेज पे ऑपरेट की जाती है तो वो निर्धारित क्षमता के अनुसार ल्यूमन
आउटपुट, दक्षता, विद्युत शक्ति का उपयोग और निर्धारित 1000 घंटे का जीवन काल प्रदान करेगा। लेकिन अगर हम इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज को 10% या 20% बढ़ाते हैं तो लैंप अधिक वोल्टेज पे ज़्यादा धारा लेके जब थोड़ा गर्म हो जाता है तो उसका गर्म प्रतिरोध का मान बढ़ने से धारा विभव के समानुपाती की बजाय कुछ कम अनुपात में बढ़ती है और परिपथ की शक्तियां विभव के वर्ग अनुपात में न होकर कुछ कम अनुपात में होंगी। और जब लैंप अधिक विभव पे अधिक धारा लेके अधिक ऊष्मा के साथ अधिक ताप पर काम करता है तो उसका ल्यूमन आउटपुट तेजी से बढ़ता है और शक्ति में जितनी बढ़ोतरी होती है उससे अधिक ल्यूमन आउटपुट बढ़ने से लैंप की दक्षता भी निश्चित रूप से बढ़ती है। और यही बात हम विभव घटाने के बारे में कह सकते हैं। विभव घटने से लैंप कम धारा लेगा, शक्तियां कम होंगी, लेकिन जितना उसका शक्ति कम होने से कार्यकारी ताप कम होगा उससे उसका ल्यूमन आउटपुट ज्यादा तेजी से घटेगा और लैंप की दक्षता भी कम हो जाएगी। तो लैंप को अगर हम निर्धारित से उच्च विभव पे इस्तेमाल करते हैं तो शक्ति से ज्यादा ल्यूमन आउटपुट बढ़ने से दक्षता बढ़ती है और कम विभव पे इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ल्यूमन दक्षता घटती है। लेकिन यहाँ एक दूसरा ज्यादा गंभीर विषय कार्यकारी जीवन काल है और हम पा रहे हैं कि अगर लैंप को निर्धारित वोल्टेज पे इस्तेमाल करते हैं वो 1000 घंटे का अपना सेवा काल देता है और अगर हम वोल्टेज को थोड़ा सिर्फ 10% भी बढ़ाते हैं तो उसका सेवा काल तेजी से घट के सिर्फ 1/4 मात्र रह जाएगा। तो अगर लैंप को लगातार अधिक वोल्टेज पे इस्तेमाल करेंगे तो वो भले ही ज्यादा ल्यूमन आउटपुट ज्यादा दक्षता से देगा लेकिन उसकी कार्यकारी सेवा काल काफी कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर लैंप को हम कम विभव पे इस्तेमाल करेंगे तो उसका सेवा काल तो बढ़ता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसकी दक्षता घटना हमारे लिए चिंता का विषय है। तो हम एक समझौता करते हैं ल्यूमन आउटपुट दक्षता का जीवन काल के साथ और निर्धारित स्थितियों पे ही लैंप को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। एक तप तंतु बल्ब के फिलामेंट तंतु के तौर पे हम टंगस्टन धातु का इस्तेमाल करते हैं और टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक है और जब कम शक्तियों के तंतु लैंप को निर्वात स्थितियों में टंगस्टन के वाष्पीकरण को कम रखने के लिए कार्यकारी ताप 2000 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। वहीं उच्च शक्तियों के लैंप को जब हम अक्रिय गैस के वातावरण में इस्तेमाल करते हैं तो टंगस्टन का इवेपोरेशन वाष्पीकरण घट जाता है और हम कार्यकारी ताप को 2300 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेते हैं। दोनों स्थितियों में ये गर्म स्थितियों में जब बल्ब ऑन है वो ठंडी 20 या 40 डिग्री के वातावरण ताप की तुलना में काफी अधिक ताप है और एक टंगस्टन धातु में ताप के साथ प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है वो बताती है कि एक गर्म स्थिति में टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध एक ठंडी ऑफ कंडीशन में बल्ब के फिलामेंट के प्रतिरोध की तुलना में 12 से 15 गुना अधिक है। अर्थात एक गर्म बल्ब जब निर्धारित विभव के साथ परिपथ में इस्तेमाल होता है और गर्म प्रतिरोध अधिक है तो वो एक नियंत्रित धारा लेता है और वही बल्ब उसी विभव से जब ठंडी स्थिति में जोड़ा जाता है तो वो शुरुआती ठंडी स्थिति में सामान्य गर्म धारा से 12 से 15 गुना ज्यादा धारा लेकर बहुत अधिक तीक्ष्ण ऊष्मा उत्सर्जन कर सकता है। और अगर पुराने उपयोग से बल्ब का तंतु कमजोर हो गया है तो बल्ब को ऑन करते समय जो शुरुआती तेज धारा का इनरश होता है ठंडे तंतु के कम प्रतिरोध के कारण वो तंतु में अत्यधिक धारा से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उस दर को अधिक करके बल्ब को फ्यूज कर सकता है। तो सारे इस तरह के तंतु लैंप जो फ्यूज होने की स्थितियां रखेंगे वो केवल तब होगी जब बल्ब को शुरू किया जा रहा होगा। कोई भी पहले से चलता हुआ बल्ब रनिंग कंडीशंस में क्योंकि धारा नियंत्रित हो गई है प्रतिरोध तब तंतु का अधिक है फ्यूज नहीं होता है। सभी टंगस्टन फिलामेंट लैंप में एक समय के साथ एजिंग इफेक्ट जीर्णता आती है और जीर्णता आने से जब टंगस्टन वाष्पित होकर तंतु का काट क्षेत्रफल कम करके प्रतिरोध बढ़ा चुका है तो तंतु के द्वारा ली गई धारा कम हो गई है और कम धारा और कम ताप पर ल्यूमन आउटपुट कम हो गया है तो प्रकाश का जो उत्सर्जन है तंतु लैंप का वो कम हो जाता है। और अगर किसी एक स्थान पे टंगस्टन का अधिक वाष्पन हो गया है तो उस सीमित स्थान पे तप्त बिंदु स्थितियां बनने के कारण फिलामेंट के फ्यूज होने की भी स्थितियां आ सकती हैं और समय से पूर्व ही हमारा लैंप नष्ट हो सकता है। जो हमारे टंगस्टन फिलामेंट वाले तप्त तंतु जनरल लाइट सर्विस वाले लैंप हैं वो बहुत सरल हैं संरचना में और कीमत में भी काफी किफायती हैं। ये लैंप अलग अलग शेप में अलग अलग पावर साइजेज में हमारी प्रकाश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध हैं। इस तरह के फिलामेंट लैंप को हम दोनों एसी और डीसी सप्लाईज में इस्तेमाल कर सकते हैं और जब हम इन्हें एसी सप्लाई में ऑपरेट करते हैं तो ये एक शुद्ध प्रतिरोध की जैसे व्यवहार करते हुए धारा को विभव की कला में लेते हैं। धारा और विभव में शून्य कलांतर की स्थिति में इनका कार्यकारी शक्ति गुणक यूनिटी एकांक हो जाता है जो एक हमारे पावर सिस्टम की बेहतर
पावर फैक्टर स्थितियां बनाता है। इन लैंप को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वातावरण का ताप अगर कम ज्यादा भी होता है तो इनकी परफॉर्मेंस पे कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। इन फिलामेंट लैंप को जब हम गर्म करके उत्सर्जन करते हैं तो उत्सर्जन में सभी रंगों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश की भांति उत्सर्जित होता है और इनकी कलर प्रकट करने की जो दक्षता है, कलर रेंडरिंग इंडेक्स है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है और एक फिलामेंट लैंप के कलर रेंडरिंग इंडेक्स को हम सर्वश्रेष्ठ 100% मानते हैं। लेकिन इनकी कार्यकारी जीवन काल बहुत छोटा है, केवल 1000 घंटे। किसी भी दूसरे लैंप की तुलना में ये सबसे ज्यादा कम है और इनकी ल्यूमन एफिशिएंसी भी बहुत कमजोर है। जो हमारे कम शक्ति के लैंप है उनकी तो ल्यूमन एफिशिएंसी 8-10 ल्यूमन पर वाट है और जो 100 से 300 वाट के हमारे इस तरह के तप्त तंतु लैंप है उनकी ल्यूमन एफिशिएंसी सापेक्षता ज्यादा 12 से 20 ल्यूमन पर वाट हो सकती है। कम जीवन काल और कम ल्यूमन दक्षता होने के कारण वर्तमान में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की लागतें बढ़ रही है और पर्यावरण की भी हम चिंता कर रहे हैं, इस प्रकार के लैंपों का इस्तेमाल करना ऊर्जा खपत और पर्यावरण रक्षा की दिशा में हितकारी नहीं है। इसलिए ये तप्त तंतु लैंप इन दिनों प्रचलन से बाहर भी हो रहे हैं। एक सरल परीक्षा उपयोगी प्रश्न के साथ आज की लर्निंग वीडियो की समाप्ति करते हैं। पूछा है कौन सा लैंप सबसे अधिक जीवन काल वर्किंग ऑपरेटिंग लाइफ रखता है, किसकी ऑपरेटिंग लाइफ सबसे ज्यादा है? तो जो टंगस्टन तंतु लैंप है जो केवल 1000 घंटे तक काम कर सकता है उसकी जीवन काल सबसे कम है। और इनके जो प्रतिस्थापक लैंप है, चाहे हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट है, प्रतिदीप्ति नलिका है या कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है, इनकी कार्यकारी जीवन काल टंगस्टन तंतु की तुलना में 2 से 5 गुना 2000 से 5000 घंटे तक हो सकता है और इनकी ल्यूमन दक्षता भी तंतु लैंप की तुलना में 5 गुना अधिक है। तो टंगस्टन फिलामेंट के बजाय फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFLs का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। लेकिन जो आधुनिक लाइट एमिटिंग डायोड हैं ये बहुत ज्यादा दीर्घायु हैं और इनकी जीवन काल 10,000 घंटे से 20,000 घंटे तक हो सकता है और इनकी ल्यूमन एफिशिएंसी भी प्रतिदीप्ति नलिका या कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप से 2 गुनी भी हो सकती है। तो ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है वो न केवल सबसे ज्यादा ऊर्जा कुशल प्रकाश स्रोत हैं, सबसे अधिक जीवन काल वाले भी प्रकाश स्रोत हैं और इन्हीं का प्रचलन अब तेजी से बढ़ रहा है। टंगस्टन फिलामेंट लैंप पर आधारित इस लर्निंग वीडियो से आप फिलामेंट लैंप के बारे में सभी संरचना, कार्य, व्यवस्था और उपयोग की तकनीकी जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं और जो परीक्षाओं में महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उन्हें भी ठीक से समझ रहे हैं। चैनल पर इसी तरह की दूसरी लर्निंग वीडियो भी आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित होंगी। अगर ये लर्निंग वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी प्रेस रखिएगा ताकि हमारे सभी नए काम की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।